स्वागत है। आज की हमारी चर्चा एक ऐसे सवाल से शुरू होती है जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा है, मैं कौन हूँ? और ये सवाल सिर्फ रात को अकेले में सोचने वाला दार्शनिक सवाल नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हमारे हर दिन के फैसलों, हमारे रिश्तों और हम कैसा महसूस करते हैं, मतलब हर चीज की जड़ में है। बिल्कुल। और इसी सवाल की परतों को खोलने के लिए आज हमारे पास मनोविज्ञान का एक अकादमिक लेख है। हम इसी के सहारे स्व यानी सेल्फ की पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। हम बात करेंगे आत्म अवधारणा, आत्मसम्मान, आत्म प्रभावकारिता, ये सब जो भारी भरकम शब्द हैं। हाँ, और जानेंगे कि ये असल में हमारी जिंदगी में क्या मायने रखते हैं। हमारा मकसद इन मुश्किल विचारों को एक दिलचस्प बातचीत में बदलना है, ताकि हम खुद को और अपने आसपास के लोगों को शायद थोड़ा बेहतर समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए। तो सबसे पहले इसी मूल सवाल पर आते हैं। जब कोई पूछता है आप कौन हैं, तो आम तौर पर जवाब क्या आते हैं? मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक माँ हूँ, या मैं एक कलाकार हूँ। ये जवाब हमारी स्व की धारणा से आते हैं, है ना? हाँ, और इस रिसर्च के मुताबिक ये धारणा हमारे तजुर्बों से लगातार बनती और बदलती रहती है। सही कहा। ये धारणा मतलब पैदाइशी नहीं होती। ये हमारे माता पिता, समाज, दोस्तों के साथ हमारी जो बातचीत होती है उससे धीरे धीरे शक्ल लेती है। अच्छा। इस लेख में स्व को देखने के दो दिलचस्प नजरिए दिए गए हैं। पहला है कर्ता के रूप में, यानी सेल्फ एज सब्जेक्ट। कर्ता मतलब जब आप कहते हैं मैं ये काम कर रहा हूँ या मैंने ये फैसला लिया, तो यहाँ स्व एक एजेंट है जो कुछ कर रहा है, यानी मैं जो एक्शन ले रहा है। बिल्कुल। और दूसरा नजरिया है वस्तु के रूप में, यानी सेल्फ एज ऑब्जेक्ट। जब आप कहते हैं उस बात ने मुझे दुखी कर दिया या उसने मुझे गुस्सा दिलाया। अच्छा। यहाँ स्व पर किसी बाहरी चीज का असर हो रहा है, वो एक तरह से एक्शन रिसीव कर रहा है। तो मैं, आई और मुझे, मी, ये दोनों मिलकर हमारे स्व की पूरी तस्वीर बनाते हैं। लेकिन क्या ये कर्ता और वस्तु वाला विभाजन असल जिंदगी में इतना साफ होता है? मतलब कई बार जब हम कहते हैं मुझे गुस्सा आ गया, तो क्या हम अनजाने में अपनी जिम्मेदारी किसी बाहरी चीज पर नहीं डाल रहे होते? ये एक बहुत ही गहरी बात है। यह कहकर कि मैंने गुस्सा नहीं किया, बल्कि मुझे गुस्सा दिलाया गया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मनोविज्ञान में इसे क्या कहते हैं, लोकस ऑफ कंट्रोल से जोड़कर देखा जाता है। जब हम ज्यादातर खुद को वस्तु की तरह देखते हैं, तो हमें लगता है कि हमारी जिंदगी का कंट्रोल बाहरी ताकतों के हाथ में है। और कर्ता वाली भावना, वो हमें अपनी जिंदगी का मालिक बनाती है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, लेख में व्यक्तिगत और सामाजिक स्व का भी जिक्र है। ये तो हम सब महसूस करते हैं। व्यक्तिगत स्व में हमारा नाम, हमारी पसंद नापसंद, हमारी क्षमताएं, ये सब शामिल हैं। और सामाजिक स्व हमारी वह पहचान है जो समूहों से जुड़ी है। हमारा परिवार, हमारा धर्म, हमारा शहर या देश। जैसे मैं एक भारतीय हूँ या मैं मुंबई से हूँ। इसीलिए जब कोई हमारे शहर या देश के बारे में कुछ बुरा कहता है, तो हमें व्यक्तिगत तौर पर बुरा लगता है। हाँ, क्योंकि वो हमारे सामाजिक स्व पर हमला होता है। और यहीं से संस्कृति का एंगल बहुत दिलचस्प हो जाता है। लेख में भारतीय संस्कृति को सामूहिकतावादी या कलेक्टिविस्टिक कहा गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यहाँ स्व और समूह जैसे परिवार के बीच की लकीर बहुत धुंधली होती है। फैसले अक्सर इस आधार पर लिए जाते हैं कि परिवार क्या सोचेगा या समाज पर इसका क्या असर होगा। जैसे करियर चुनना हो या शादी का फैसला। बिल्कुल। समूह की राय बहुत मायने रखती है। इसके उलट पश्चिमी व्यक्तिवादी संस्कृतियों में स्व की सीमाएं बहुत साफ होती हैं। वहाँ व्यक्तिगत इच्छाओं और लक्ष्यों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि स्व की हमारी धारणा व्यक्तिगत, सामाजिक और सांस्कृतिक धागों से बुनी है। तो अब इस कहानी के पहले अध्याय पर आते हैं, आत्म अवधारणा या सेल्फ कॉन्सेप्ट। ये असल में है क्या? अगर इसे सरल शब्दों में कहें तो ये हमारे बारे में हमारी अपनी कहानी है। और जैसा कि लेख बताता है, ये कहानी 3 बातों पर टिकी है। ये सीखी हुई है, ये व्यवस्थित है और ये हमेशा बदलती रहती है। इन तीनों को समझना बहुत जरूरी है। पहला, सीखा हुआ, लर्न्ड। हम अपनी कहानी के साथ पैदा नहीं होते, हम इसे सीखते हैं। मतलब हमारे माता पिता, शिक्षक, दोस्त, हाँ, वही हमारी कहानी के शुरुआती पन्ने लिखते हैं। अगर एक बच्चे को बार बार कहा जाए कि तुम बहुत जिम्मेदार हो, तो वो खुद को जिम्मेदार मानने लगता है और फिर उसी तरह व्यवहार भी करने की कोशिश करता है। और अगर उसे बार बार कहा जाए कि तुम किसी काम के नहीं हो, तो वो कहानी भी वो सच मान सकता है। ये तो काफी डरावना भी है। बिल्कुल।
दूसरा, संगठित, ऑर्गेनाइज्ड। इसका मतलब है कि यह कहानी बेतरतीब नहीं है। हमारे अलग अलग विश्वास, जैसे मैं एक अच्छा दोस्त हूँ और मैं गणित में कमजोर हूँ, ये सब मिलकर एक सुसंगत तस्वीर बनाते हैं जो हमारे व्यवहार में एक रूपता लाती है। एकदम। और तीसरा, गतिशील, डायनामिक। ये कहानी पत्थर की लकीर नहीं है। जिंदगी के नए अनुभव, हमारी सफलताएं, हमारी असफलताएं, इस कहानी में नए अध्याय जोड़ते रहते हैं और कभी-कभी पूरी कहानी का रुख ही बदल देते हैं। हाँ, तो मतलब अगर किसी की आत्मावधारणा या अपने बारे में कहानी नकारात्मक है तो उसे बदला जा सकता है। ये एक बहुत उम्मीद भरी बात है। बिल्कुल। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि हम अपने बारे में कहानी बनाते हैं, लेकिन अगला सवाल ये है कि क्या हम उस कहानी से खुश हैं? यहीं पर मनोवैज्ञानिक कार्ल रॉजर्स का वास्तविक स्व और आदर्श स्व का विचार आता है, जो हमारी इस कहानी के 2 अलग-अलग अंत लिख सकता है। हाँ, ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है। रॉजर्स के मुताबिक हमारे अंदर 2 स्व होते हैं। एक है वास्तविक स्व, यानी हम असल में कौन है, अपनी सारी अच्छाइयों और कमियों के साथ। और दूसरा है आदर्श स्व। हाँ, यानी हम कौन बनना चाहते हैं, हमारा वो संस्करण जो हमारी नजर में परफेक्ट है। और इन दोनों के बीच का फासला ही सारा खेल है ना? बिल्कुल। जब हमारा वास्तविक स्व और आदर्श स्व एक दूसरे के काफी करीब होते हैं तो उसे सामंजस्य कहते हैं। और ऐसे में व्यक्ति आत्मविश्वास और संतोष महसूस करता है। हाँ, लेकिन जब इन दोनों के बीच की खाई बहुत बड़ी हो जाती है, यानी हम जो हैं और जो बनना चाहते हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क हो, तो उसे विसंगति कहते हैं। और इस विसंगति का नतीजा क्या होता है? चिंता, तनाव और वो लगातार महसूस होने वाली भावना कि मैं काफी अच्छा नहीं हूँ। अच्छा। व्यक्ति हमेशा अपने आदर्श तक पहुँचने की कोशिश में थकता रहता है। रॉजर्स ने इसका एक समाधान सुझाया था, बिना शर्त सकारात्मक सम्मान। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। हाँ, यानी बच्चों को ये महसूस कराना कि उन्हें उनके व्यवहार के आधार पर नहीं, बल्कि उनके होने मात्र के लिए प्यार और सम्मान दिया जाता है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या इसका एक दूसरा पहलू भी है? अगर बच्चों को हमेशा बिना शर्त सम्मान दिया जाए तो क्या वे अनुशासन या सीमाओं का महत्व सीख पाएंगे? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वे हर चीज को हल्के में लेने लगे? देखिए, यहाँ एक बहुत बारीक फर्क समझने की जरूरत है। बिना शर्त सम्मान का मतलब बुरे व्यवहार को स्वीकार करना नहीं है। इसका मतलब है बच्चे के व्यवहार को उसके अस्तित्व से अलग करना। अच्छा, कैसे? आप ये कह सकते हैं, तुम्हारा चिल्लाना गलत था, बजाय इसके कि तुम एक बुरे बच्चे हो। पहले वाक्य में आप व्यवहार की आलोचना कर रहे हैं और दूसरे में आप उसके पूरे अस्तित्व को नकार रहे हैं। बिल्कुल। ये सम्मान बच्चे को ये सुरक्षा देता है कि अगर वो गलती करेगा तब भी उसे प्यार मिलना बंद नहीं होगा। वाह, ये फर्क तो हर माता पिता और शिक्षक को समझना चाहिए। तो हमारे वास्तविक स्व और आदर्श स्व के बीच का ये फासला सीधे तौर पर इस बात पर असर डालता है कि हम खुद को कितनी अहमियत देते हैं। और यहीं से बात आती है आत्मसम्मान, यानी सेल्फ एस्टीम की। हाँ, और ये एक ऐसा शब्द है जिसे अक्सर गलत समझा जाता है। लोग इसे आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस मान लेते हैं, जबकि दोनों में फर्क है। जी, एक बहुत बड़ा फर्क है। आमतौर पर हम इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं। लेख इस पर क्या कहता है? लेख इसे बहुत साफ करता है। आत्मसम्मान हमारे समग्र मूल्य के बारे में है। मैं एक इंसान के तौर पर कितना मूल्यवान हूँ, यह एक गहरी अंदरूनी भावना है। और आत्मविश्वास? आत्मविश्वास किसी खास काम को करने की हमारी क्षमता से जुड़ा है। क्या मैं ये प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ, या क्या मैं अच्छी गाड़ी चला सकता हूँ? तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई महान कलाकार या खिलाड़ी जो मंच पर आत्मविश्वास से भरा दिखता है, हो सकता है कि असल जिंदगी में उसका आत्मसम्मान बहुत कम हो। वो शायद खुद को एक इंसान के तौर पर ज्यादा मूल्यवान न समझता हो। ये तो बहुतों के लिए चौंकाने वाली बात होगी। बिल्कुल। और ये आत्मसम्मान जीवन भर काफी हद तक स्थिर रहता है, हालांकि किशोरावस्था जैसे दौर में इसमें गिरावट आ सकती है। लेख में आत्मसम्मान बढ़ाने के कुछ व्यावहारिक तरीके भी बताए गए हैं, जैसे कोई नया हुनर सीखना। हाँ, अपनी कमजोरियों के बजाय अपनी ताकतों पर ध्यान देना, और खुद से वैसे ही प्यार से बात करना जैसे हम किसी अच्छे दोस्त से करते हैं। और एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो थी तुलना न करना। हम सोशल मीडिया के दौर में हर वक्त दूसरों की जिंदगी की हाईलाइट रील देख रहे होते हैं और उसकी तुलना अपनी जिंदगी के बिहाइंड द सीन से करते हैं, जो आत्मसम्मान के लिए जहर की तरह है। एकदम सही। हाँ। और यहीं पर एक और चेतावनी दी गई है, रक्षात्मक आत्मसम्मान,
यानी कि डिफेंसिव सेल्फ एस्टीम। इसका क्या मतलब है? यह वो स्थिति है जब कोई व्यक्ति बाहर से बहुत आत्मविश्वासी होने का दिखावा करता है, लेकिन अंदर से बेहद असुरक्षित होता है। अपनी इस असुरक्षा को छिपाने के लिए वो या तो महंगी चीजों का दिखावा करता है या फिर लगातार दूसरों में कमियां निकालकर खुद को बेहतर महसूस कराने की कोशिश करता है। तो ये असली आत्मसम्मान नहीं बल्कि उसके टूटने का संकेत है। बिल्कुल। ये बहुत अहम बात है। तो हमने समझा कि आत्मसम्मान हमारे स्वमूल्य के बारे में है, लेकिन क्या हम उस मूल्य को कार्य में बदल सकते हैं? यहीं पर हमारा अगला कॉन्सेप्ट आता है, आत्म प्रभावकारिता या सेल्फ एफिकेसी, जो एल्बर्ट बंडूरा का दिया हुआ विचार है। तो ये स्वक्षमता के बारे में है ना? हाँ, इसे ऐसे समझें, आत्मसम्मान है मैं मूल्यवान हूँ, आत्म प्रभावकारिता है मैं यह कर सकता हूँ। अच्छा, ये किसी खास स्थिति में सफल होने का हमारा अपना विश्वास है। लेख में एक छात्र का बहुत अच्छा उदाहरण है। एक छात्र जो सोचता है अगर मैं मेहनत करूं तो मैं ये परीक्षा पास कर सकता हूँ, उसकी आत्म प्रभावकारिता ऊंची है। वो मानता है कि नतीजा उसकी मेहनत पर निर्भर करता है। हाँ, और जिसकी आत्म प्रभावकारिता कम है वो क्या सोचेगा? वो सोचेगा काश पेपर आसान आ जाए, या अगर किस्मत ने साथ दिया तो पास हो जाऊंगा। वो नतीजे का कंट्रोल बाहरी कारकों को दे देता है। बिल्कुल, ये कर सकता हूँ वाली भावना की कमी है। ऊंची आत्म प्रभावकारिता वाले लोग चुनौतियों को एक अवसर के रूप में देखते हैं, जबकि कम आत्म प्रभावकारिता वाले लोग उन्हें एक खतरे के रूप में देखते हैं और उनसे बचते हैं। तो सवाल ये है कि इस कर सकता हूँ वाली भावनाओं को कैसे बढ़ाया जाए? लेख में इसके कुछ तरीके दिए गए हैं। हाँ, 3 मुख्य तरीके हैं। पहला, आत्मनिपुणता, यानी बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर उन्हें पूरा करना। जब आप एक छोटा काम पूरा करते हैं तो आपका दिमाग कहता है हाँ मैं ये कर सकता हूँ, और फिर अगले कदम के लिए आत्मविश्वास बढ़ता है। दूसरा है रोल मॉडलिंग। हाँ, जब हम अपने जैसे किसी इंसान को सफल होते देखते हैं तो हमारे अंदर भी ये विश्वास जगता है कि अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। और तीसरा है विजुअलाइजेशन, जिसे खिलाड़ी बहुत इस्तेमाल करते हैं, यानी अपनी आंखें बंद करके खुद को वो काम सफलतापूर्वक करते हुए कल्पना करना। हाँ, ये दिमाग को सफलता के लिए पहले से ही तैयार कर देता है। ये तीनों तरीके मिलकर हमारी यह धारणा मजबूत करते हैं कि हम अपनी जिंदगी की नाव के मल्लाह हैं, न कि सिर्फ लहरों पर बहने वाले यात्री। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब तक हमने ये समझा कि हम कौन हैं, आत्म अवधारणा, हम खुद को कितना मूल्य देते हैं, आत्मसम्मान, और हमें अपनी क्षमताओं पर कितना विश्वास है, आत्म प्रभावकारिता। अब हम अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। मान लीजिए आपको पता है कि आप क्या कर सकते हैं, लेकिन जब करने का वक्त आता है तो आप आलस कर जाते हैं या आपका ध्यान भटक जाता है। यहीं पर आत्मनियमन या सेल्फ रेगुलेशन काम आता है, और ये सिर्फ आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल से कहीं ज्यादा है। अच्छा, कैसे? आत्मनियंत्रण का मतलब अक्सर किसी इच्छा को दबाना होता है, जैसे मीठा खाने की इच्छा को रोकना। लेकिन आत्मनियमन एक पूरी प्रक्रिया है। ये अपने बड़े लक्ष्यों को पाने के लिए अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने व्यवहार को सक्रिय रूप से प्रबंधित करने की कला है। इसके लिए वॉल्टर मिशेल का मार्शमैलो प्रयोग सबसे अच्छा उदाहरण है ना? हाँ, वो क्लासिक प्रयोग। छोटे बच्चों के सामने एक मार्शमैलो रखा गया और कहा गया कि अगर वे 15 मिनट तक उसे नहीं खाते हैं तो उन्हें इनाम में एक और मार्शमैलो मिलेगा। मुझे लगता है कि बचपन में अगर मेरे सामने मार्शमैलो रखा जाता तो मैं शायद 15 सेकंड भी इंतजार नहीं कर पाता। ये दिखाता है कि ये क्षमता कितनी मुश्किल से आती है। बिल्कुल। जिन बच्चों ने तुरंत मिलने वाले छोटे सुख के बजाय इंतजार करके बड़ा इनाम चुना, रिसर्च में पाया गया कि वे आगे चलकर जिंदगी में अकादमिक और सामाजिक तौर पर ज्यादा सफल हुए। वाह! ये क्षमता संतुष्टि में देरी, डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन कहलाती है, जो आत्मनियमन का दिल है। ये हमें आज के मजे के लिए अपने कल के सपनों को कुर्बान करने से रोकती है। लेख में आत्मनियमन के 2 हिस्सों का जिक्र है, लक्ष्य इरादे और कार्यान्वयन इरादे। ये क्या है? लक्ष्य इरादे बस आपका लक्ष्य है, जैसे मैं वजन कम करना चाहता हूँ। यह एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन काफी नहीं है। ज्यादातर लोग यहीं रुक जाते हैं। हाँ, असली जादू कार्यान्वयन इरादे में है। ये लक्ष्य तक पहुँचने का एक ठोस विशिष्ट प्लान है। जैसे वजन कम करने के लिए मैं हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को
शाम 6 बजे से 7 बजे तक जिम जाऊंगा। तो ये कब, कहाँ और कैसे का जवाब देता है, जिससे उस काम को करने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। तो सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि करने की पूरी योजना बनाना। बिल्कुल। और इस क्षमता को विकसित करने के लिए भी कुछ तकनीकें बताई गई हैं। जैसे? पहली, अपने व्यवहार का निरीक्षण करना, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, यानी एक डायरी में लिखना कि आप क्या करते हैं, कब करते हैं और क्यों करते हैं। जागरूकता बदलाव का पहला कदम है। ठीक है। दूसरी, खुद को निर्देश देना, सेल्फ इंस्ट्रक्शन, मुश्किल वक्त में खुद से सकारात्मक बातें करना, जैसे शांत रहो, तुम यह कर सकते हो। और तीसरी, सकारात्मक व्यवहार के लिए खुद को पुरस्कृत करना, सेल्फ रीइंफोर्समेंट। अगर आपने अपना लक्ष्य पूरा किया तो खुद को एक छोटा सा इनाम दे, जैसे अपनी पसंदीदा फिल्म देखना। हाँ, ये तकनीकें धीरे धीरे आत्मनियमन को हमारी आदत बना देती हैं। तो आज हमने स्व की इस यात्रा में 4 अहम पड़ावों को समझा। आत्म अवधारणा, यानी हम अपने बारे में जो कहानी गढ़ते हैं। आत्मसम्मान, यानी हम उस कहानी के नायक को कितना पसंद करते हैं। आत्म प्रभावकारिता, यानी हमें कितना विश्वास है कि हम उस कहानी का अंत बदल सकते हैं। और आत्मनियमन, यानी वो कौन से साधन हैं जिनका इस्तेमाल करके हम उस कहानी को अपनी मर्जी का मोड़ दे सकते हैं। और ये चारों आपस में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। एक सकारात्मक कहानी हमें खुद से प्यार करना सिखाती है। जब हम खुद से प्यार करते हैं और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों को पाने के लिए जरूरी अनुशासन भी अपना पाते हैं। यह एक मजबूत चेन की तरह है, जहां हर कड़ी दूसरी को ताकत देती है। एकदम। जाते जाते एक विचार। हमने शुरू में भारतीय और पश्चिमी संस्कृतियों में स्व की धारणा के फर्क की बात की थी, जहां भारतीय संस्कृति में स्व को समूह से जुड़ा हुआ देखा जाता है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या हमारी सांस्कृतिक परवरिश इन चारों अवधारणाओं को अलग तरह से आकार देती है? क्या हमारे लिए आत्मसम्मान व्यक्तिगत उपलब्धियों से ज्यादा इस बात से आता है कि हम एक अच्छे बेटे, बेटी या माता पिता हैं? क्या हमारी आत्म प्रभावकारिता की भावना, मैं क्या कर सकता हूं, से ज्यादा हम मिलकर क्या कर सकते हैं पर निर्भर करती है? और क्या हमारा आदर्श स्व वाकई हमारा अपना है, या वह हमारे समाज की उम्मीदों का एक अक्स है?